दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कर्म सिद्धांत को समझने के लिए कहानी से शुरुआत करते हैं। बात समझ लीजिए 500 साल पुरानी है। दो लोग थे, अलग अलग गांव के थे। एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था रमेश। अब ये जो सुरेश था ये बहुत बड़ा व्यापारी था और रमेश एक सर्वसाधारण आदमी था, पर वो अपने बारे में, अपने आप के बारे में बहुत सारे डिंगे मारता था। तो हुआ यूँ कि इनको उस ज़माने में जब एक से दूसरे गांव जाना रहता था तो बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता था। दोनों अपनी बैलगाड़ियों के साथ चलने लग गए। उस ज़माने में दोस्तों जंगलों में खूंखार जानवरों की वजह से लोग एक के पीछे एक ऐसा सफ़र करते थे। फिर कहीं नदी दिखती थी, वहाँ सब लोग रुक जाते थे, अपना सामान वहाँ उतार लेते थे, खाना खाते थे, अपने बैलों को चारा पानी देते थे और फिर वो अपना सफ़र चालू करते थे। अब जिन्हें ऐसी 2 दिन 4 दिन 5 दिन सफ़र में लगते थे तो साथ वालों की जान पहचान हो जाती थी। तो ऐसे ही जान पहचान सुरेश और रमेश की हो गई। शुरू में सुरेश जो अपना धन लेके गांव की तरफ जा रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था, वो अपना धन हमेशा चेक कर लेता था। तो उसे बराबर उसने पाया कि नहीं, अपना धन सही है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे तो उसको रमेश के ऊपर भरोसा आने लग गया कि ये आदमी ठीक ठाक है। और फिर एक ऐसा दिन आया कि जिस दिन उन दोनों को किसी मोड़ पर अलग अलग होना था। अब उसी दिन सुरेश ने अपना सामान चेक नहीं किया, भरोसा आ गया था और ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं। और उस दिन दोनों एक खास मोड़ के ऊपर दोनों अलग अलग चले गए। सुरेश अपने घर पे आ गया। जैसे ही सुरेश अपने घर पे आ गया उसने देखा तो उसका सारा धन गायब हो चुका था। उस धन की जगह पर उसके पास वहाँ पत्थर रखे मिले उसको। वो इतना ज़्यादा आत्मग्लानि से भर गया कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे अपने बेवकूफ़ी के ऊपर इतनी शर्मिंदगी महसूस होने लग गई कि जिसकी हद नहीं। ऊपर से उसके घर वाले उसको और उसको तकलीफ दे रहे। कोई गांव वाला उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है कि भाई उसने कुछ धन भी कमाया है। वो अपना दिल तोड़ कर, तिल मिलाकर लोगों को बता रहा था कि मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, बहुत सारी मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं थी, पर क्या करूं, बीच में मैंने ऐसा धोखा खा लिया। सब लोग उसको उसकी मूर्खता के ऊपर हंसने लग गए। और इस घटना की वजह से सुरेश आत्मग्लानि से भरकर अपने आप को हमेशा हर पल कोसने में लग गया। रमेश तो अपने घर चला गया और वो बड़ा खुश हो गया और वो उसका अलग लाइफ हो गया। अब सुरेश की लाइफ तो बदल गई, वो तो एकदम निर्धन हो गया। उसने ठान लिया कि मैं फिर से धन कमाऊंगा। उसने अपना हर पल अभी बिजनेस के लिए निछावर करना चालू कर दिया। उस वक्त उसको किस्मत भी उतने अच्छी तरह से साथ नहीं दे पाई, तो उसको और दुख होता था। वो सोचता था कि मैं हर पल झटपट मेरा काम हो जाए, झटपट मेरा बिजनेस हो जाए, झटपट मैं कोई अच्छे डिसीजन ले पाऊँ। और अपने भोलेपन की वजह से वो हमेशा बिजनेस में गोता खाता था। बिजनेस उससे हो नहीं पाता था। हर वक्त वो बिजनेस में फेल्यूर होते गया। और इस वजह से जो उसके आजू बाजू का माहौल था, उसके दोस्त थे, उसके परिवार वाले थे, सारे लोग उसको टोक के उसको आत्मग्लानि से भरा देते थे। इतना परेशान था वो अपने खुद के ऊपर कि मैं क्यों इतना निर्बुद्ध पैदा हुआ, क्यों मुझे वक्त पर डिसीजन लेना नहीं आता, क्यों मुझे ऐसा बार बार होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों ऐसा फेल्यूर होता हूँ। ऐसा सोचते सोचते वो एक दिन खत्म हो गया, मर गया।
जिस क्षण वो खत्म हुआ उस क्षण उसके सूक्ष्म शरीर ने वो बात को रिकॉर्ड कर लिया। उसके किए हुए कर्म, उसकी किए हुई इच्छाएं, उसकी मानसिकता, वो सारी उस वक्त उसके सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो गई। फिर कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद फिर उसने कहीं और जन्म लिया। वो अब इस समय में पैदा हुआ और अब वो बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे माहौल में जन्म ले चुका था। पिछले अपने आत्मग्लानि की वजह से, अपने आप को निर्बुद्ध समझने की वजह से जो उसने बार बार अपने आप को कोसा था, तो प्रकृति ने उसको इस टाइम कन्या राशि में उच्च का बुध दे दिया। कन्या राशि में उच्च का बुध यानी एकदम एक नंबर की बुद्धिमत्ता। उसके साथ उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि मैं झटपट मेरा काम हो जाए, फटाफट मेरे सारे काम होते जाए। और वो फटाफट काम नहीं हो पाने की वजह से वो हमेशा अपने आप को कोसते रहता था। तो वो भी प्रकृति ने सुन लिया, उसको बुध के साथ राहु को दे दिया। अब उसके केंद्र स्थान में बुध और राहु का जड़ योग तैयार हो गया और वो बहुत अच्छे पावर के साथ, बहुत अच्छे इंटेंसिटी के साथ वो दोनों वहां पर विराजमान हो गए। उस घर के ऊपर से गुरु की दृष्टि भी आ गई। तो गुरु की पूर्ण दृष्टि होने से वो बहुत और अच्छी तरह से सफल रहा। उसमें और लाभ भाव में सूर्य का वास्तव्य आ गया। तो सूर्य की वजह से उसको कीर्ति भी मिलने लगी, प्रतिष्ठा भी मिलने लगी। तो सब तरफ से प्रकृति ने उसे धनवान कर दिया कुंडली में। अब वो बिजनेसमैन बन गया। उसकी क्षमता, निर्णय क्षमता इतनी फास्ट थी कि वो बहुत अच्छे निर्णय बहुत कम समय में ले सकता था। सारे लोग उसके दीवाने हो गए, सारे लोग उसकी बुद्धिमत्ता के दीवाने हो गए और उसका डिसीजन कभी भी फेल नहीं होता था। उसका डिसीजन पावर एकदम बहुत बढ़िया था, सब उसकी बात मानने लग गए। इसके साथ साथ उसके साथ एक ऐसा ऑरा था कि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे। उसके बावजूद उसकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि मधुरता की वजह से सब लोग चाहते थे कि हम उसके साथ काम करें। अब ये सुरेश महेश बनकर पैदा हुआ था। वो जो पुराना रमेश था वो अब राकेश बनकर इसके संपर्क में वापस आ गया। ऋणानुबंध होते हैं, आना तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं तो भी कनेक्शन हो ही जाता है। अब उसकी स्थिति कुछ अलग थी। उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी था और इसकी कीर्ति, इसकी प्रतिष्ठा वो उसे बहुत अच्छे से मालूम थी। दोनों एक दूसरे के ऐसे संपर्क में आ गए, दोस्त बन गए। राकेश की ऐसी अवस्था हो गई कि उसको मजबूरन महेश के बिजनेस में पैसा फंसाना पड़ा। एक तो उसके पास सारा ब्लैक मनी था, 2 नंबर का पैसा था, दूसरा कहीं उसके पास रास्ता नहीं था। तो उसने अपना सारा पैसा महेश के कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। राकेश जो था ये महेश के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि महेश ही कंपनी का सर्वे सर्वा था। दूसरा ऐसा था कि एक तो उसने 2 नंबर का पैसा इन्वेस्ट किया था, तो 2 नंबर के पैसे की वजह से उसके पास कुछ भी सबूत नहीं थे। राकेश की ये बार बार की मजबूरी महेश के लिए वरदान सिद्ध हुई और वो अपने कंपनी को दिन गुना रात चौगुना बढ़ाने लग गया। बहुत बार महेश के मन में ये विचार आते थे कि क्यों ना मैं इस राकेश को धोखा दे दूं, क्यों ना मैं इसको थोड़ा और नीचा दिखा दूं। बहुत बार ऐसे विचार आते थे, पर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने की वजह से
वो वैसा विचार आने के बावजूद भी वो वैसा कर नहीं पाता था। तो ये कहानी से हमको क्या क्या लेना है इसके ऊपर अपन विचार करते हैं दोस्तों। इस कहानी में कर्म सिद्धांत के तथ्य अगर हम बारीकाई से देखें तो हमारे समझ में आता है कि कुछ ऐसे असर, ऐसे इम्पल्सेस जो ग्रहों से आते हैं और जो बाद में हमारे महत्त्व से वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, उसमें क्या क्या कैसी कैसी प्रक्रिया होती है, इसे हम अभी थोड़ा समझ लेते हैं। लालटेन की कांचनुमा ये जो परत है ये कहीं कहीं ओपेक है और कहीं कहीं ट्रांसपेरेंट है। तो जहाँ जहाँ ओपेक है वहाँ से जो इम्पल्सेस है वो अंदर जा नहीं पाएंगे, वो जाने में उतनी मात्रा में नहीं जा पाएंगे। और जहाँ जहाँ ट्रांसपेरेंट है वहाँ वो पूरी मात्रा में अंदर आएंगे। और इसी लालटेन के परत को अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में समझे या कल्पना करें तो इसको समझिए कि 12 हॉरिजॉन्टल हिस्से हैं इसके। ये जो 12 हॉरिजॉन्टल हिस्से हैं इसे हम सुरेश की जन्म कुंडली समझते हैं, जो अभी महेश बन के आया है। तो पहले जन्म में जो उसकी जन्म कुंडली थी, उस जन्म में जो उसके हॉरिजॉन्टल हिस्से थे वो बहुत ज़्यादा ओपेक थे। वो उसके और पहले के कर्मों के हिसाब से बने होंगे, पर जब वो मरा उस टाइम जो उसके सूक्ष्म शरीर ने रिकॉर्ड किया, उसकी कर्मों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी मानसिकता को, वही कर्म वही मानसिकता लेकर वो अभी वापस पैदा हुआ और प्रकृति ने उसको जो उसने चाहा वो उसको दिया। इसलिए उसका जो केंद्र भाव है उसके अंदर बहुत उच्च के ग्रह मिल गए। तो केंद्र भाव वाला जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा था वो एकदम महीन था, एकदम साफ था, ट्रांसपेरेंट था। तो जहाँ जहाँ ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा था वहाँ से जो इम्पल्सेस बाहर जाते थे उसका प्रक्षेपण या उसकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। उसकी वजह से उसके क्लियर थॉट्स थे, उसके थॉट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं था। जैसे पिछले टाइम उसके थॉट्स में बहुत सारा कंफ्यूजन था क्योंकि वहाँ ओपेसिटी ज़्यादा थी, वहाँ रिफ्लेक्ट होने में तकलीफ जाती थी। यहाँ वो कर्मों की वजह से, उसके उस सारी इच्छाओं की वजह से अब वो ट्रांसपेरेंट उस हिस्से को लेके आया। इसलिए उसको बुध या राहु उस कुंडली में, उस घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला था। तो हमें ये समझना है कि अगर हमारी कुंडली में राहु अच्छा है, बुध अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। ये हमारी अंतरात्मा जो ग्रहों से आने वाले इम्पल्सेस को आकर्षित कर रही है वो आर पार उसमें जाएंगे और जो भी उससे वापस रिफ्लेक्ट होके आएंगे वो प्योर एनर्जी के साथ ही आएंगे। प्योरिटी के साथ आने की वजह से उसका जो भी इम्पैक्ट सामने वाले पे गिरना है वो बहुत अच्छी तरह से, अच्छी मात्रा में पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव होगा। जहाँ जहाँ ओपेसिटी जमा है कांच के ऊपर, वहाँ से जो भी इम्पल्सेस बाहर जाएंगे वहाँ पर नेगेटिविटी उतनी ही मात्रा में आती जाएगी। तुम्हारे काम नहीं बनेंगे, कुछ उल्टा होएगा, कुछ ऐसा करने जाएंगे, करना तो अच्छा था पर हो गया उल्टा, सब बहुत बार होता है। तो ये जो कांच है ना दोस्तों, ये जो लालटेन की कांच है इसे हम अपना ईगो समझिए। ये उस सुरेश का या उस महेश का वो ईगो का रूप है जो लालटेन की कांच है। ऐसी लालटेन की कांच आप में भी है, मुझ में भी है, सारी दुनिया के सारे लोगों में है। और ग्रहों से आने वाले सारे इम्पल्सेस उस लालटेन की कांच से ही अंदर जाते हैं हमारे अंतरात्मा तक, और वही चेतना फिर उसमें वापस रिफ्लेक्ट करती है, जो हमारे विचार बनते हैं, विचार के बाद कर्म बनते हैं, कर्मों के बाद प्रारब्ध बनता है। अब ये सब कहानी का क्या मतलब है? तो
ये कहानी से हमें इतना ही लेना है कि माना कि आज हम कुछ भी हमारा जो भी किस्मत लेके आए हैं, ठीक है, हमारे अहंकार के लालटेन के कांच के ऊपर बहुत सारी परत जमा है, पर अब उसको साफ कैसा करना है, उसे ट्रांसपेरेंट कैसा करना है, उसकी ओपेसिटी कम कैसे करनी है, ये हमें जानना है। ये कहानी सिर्फ यही समझने के लिए मैंने बताई है दोस्तों। तो इसके लिए चाहिए दृढ़ निश्चय, धैर्य और संकल्प। इसका मतलब ये है कि इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति, इसके ऊपर अगर हम अपने मन से फोकस करें तो निश्चित दोस्तों हम अपने कर्म, हम अपने विचार और हम अपना किस्मत को बदल सकते हैं। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।